C181 सु शिनचुन ने भौहें चढ़ाई। दाई चिमान सचमुच बहुत ही अहंकारी था, मानो वह तियांशियांग ट्रेडिंग कंपनी को जरा भी इज्जत देने से इनकार कर रहा हो। लियू जिनकुन शर्मिंदा हो गया। उसने एक हाथ से दाई चिमान को रोकते हुए कहा, दुकानदार सु कृपया निश्चिंत रहें। विवाद यही समाप्त होता है। ये सुनकर सु शिनचुन ने ठंडी निगाहों से उनकी ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। सु शिनचुन के जाने के बाद लियू जिनकुन ने दाई चिमान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिमान चिंता मत करो, मैं तुम्हें बदला लेने में जरूर मदद करूंगा, लेकिन पहले नीलामी खत्म होने का इंतजार करो, ठीक है। उसकी बातें सुनकर पहले तो लड़ने के मूड में रही दाई चिमान अचानक शांत हो गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें उसे मार डालना होगा। कोई बात नहीं। बेली होंगजूंग और सु शिनचुन की बातचीत से लियू जिनकुन को पता चला कि बेली होंगजूंग शादीशुदा थी और उसका उससे कोई संबंध नहीं था। तो हत्या करना तो बस हत्या करना ही था। मालिक, नीलामी समाप्त होने के बाद वे दोनों आपको जान से मारना चाहते थे। लिटिल ब्लैक ने गुस्से से कहा। बेली होंगजूंग के होंठ तिरछी मुस्कान में बदल गए। बस उन्हें कोशिश करने दो। वे धोखेबाज कुत्ते, उनके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। लिटिल व्हाइट ने उनसे घृणा करते हुए कहा, मालिक, आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मार डालूंगा। जब समय आएगा मैं उन्हें नरक में भेजूंगा। यह उनकी गलती थी कि वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। नन्हे काले और नन्हे सफेद की आंखें उत्साह से चमक उठी। उन दोनों की हरकतें सचमुच अक्षम्य थी। अब तक मास्टर हमेशा शांत और गुमनाम रहती थी। इस बार उन्होंने मास्टर को सचमुच परेशान किया, इसलिए अब वे उनसे खून की कीमत वसूलेंगे। जिमान, इतना गुस्सा मत करो। हम एज और वाटर स्कूल के छात्र हैं। हम प्रथम श्रेणी में बैठ सकते हैं, बाकी लोग केवल द्वितीय श्रेणी में ही बैठ सकते हैं। लियू जिनकुन मुस्कुराए। तियांशियांग नीलामी में सीटों का चयन भी सावधानीपूर्वक किया गया था और उन्हें स्थिति के आधार पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में विभाजित किया गया था। फर्स्ट क्लास की सीटें सबसे आरामदायक थीं और उनसे नीलामी मंच का बेहतर नजारा दिखता था। दूसरा स्थान थोड़ा खराब था और तीसरा स्थान बहुत भीड़-भाड़ वाला था। हालांकि प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता था, लेकिन आपकी सीट आपकी पहचान का प्रतीक थी। सच है। दाई सीमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बेली होंगजूंग की ओर देखा और कहा, जो लोग सिर्फ दूसरे नंबर पर आते हैं, मुझे सच में हैरानी होती है कि वे इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं। बेली होंगजूंग के चेहरे पर संदेह के भाव थे। उसे वर्गों के बीच का अंतर नहीं पता था। शाओ ज़िफान ने बेली होंगजूंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हम युवा पीढ़ी के लोग केवल द्वितीय श्रेणी में बैठ सकते हैं और आम लोग तृतीय श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में बैठने का अधिकार केवल धनी और शक्तिशाली लोगों को ही है। बेली होंगजूंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे वास्तव में इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर उन्हें फर्स्ट क्लास सीट मिल गई तो क्या हुआ, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। झाओ यूनिक्सी ने शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। अब उसे अचानक लगा कि ये यूयू उतनी बुरी नहीं थी। ये यूयू की तुलना में वह महिला तो और भी ज्यादा घमंडी थी। दाई चिमान की आंखें चमक उठी और उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, हुनर तो होना ही चाहिए। बेली होंगजूंग को उम्मीद नहीं थी कि झाओ यूनिक्सी अचानक उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक तियांशियांग नौकर उनके सामने आ गया। चेन वानफे, दुकानदार आपको और आपके दो दोस्तों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता है, इसलिए आपके लिए एक वीआईपी व्यूइंग बॉक्स तैयार किया गया है। ये शब्द सुनकर दाई चिमान का गर्व से भरा चेहरा एकदम जम गया। क्या उसने क्या कहा? बेली होंगजूंग के लिए पहले से ही एक वीआईपी व्यूइंग बॉक्स तैयार किया गया था। बेली होंगजूंग की क्या योग्यताएं थीं? लियू जिनकुन भी हैरान रह गई। पूरे फैंगो देश में भी शायद ही किसी के पास वीआईपी व्यूइंग बॉक्स पाने की योग्यता होती थी, तो बेली होंगजूंग को ये कैसे मिल सकता था? C182 बेली होंगजूंग को भी कुछ संदेह था। दाई चिमान और लियू जिनकुन के चेहरों को देखकर वह समझ गई थी कि वीआईपी व्यूइंग बॉक्स बहुत दुर्लभ है। ये स्पष्ट रूप से प्रथम श्रेणी की सीटों से भी बेहतर है। मेरे लिए तैयार किया। क्यों? उसकी काली आंखों में संदेह झलक रहा था। उसके और तियांशियांग ट्रेडिंग कॉमर्स के बीच कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। अगर यह सिर्फ पहले हुई घटना की वजह से था, तो ये बात बहुत ही हास्यास्पद होगी। कर्मचारी के चेहरे पर विनम्रता भरी मुस्कान थी और उसने धीरे से समझाया, चेन वान, ये हमारे तियांशियांग वीआईपी हैं। चूंकि आप चेन वान फे हैं, इसलिए आपको वीआईपी व्यूइंग बॉक्स में प्रवेश करने की स्वाभाविक अनुमति है। बेली होंगजूंग को अचानक सब समझ आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब सिर्फ दिबेई चेन की वजह से होगा। वह व्यक्ति अपनी पहचान के साथ वास्तव में तियांशियांग का वीआईपी बनने की योग्यता रखता था। कर्मचारी के जाने के बाद बेली होंगजूंग के होंठ धीरे-धीरे ऊपर उठे और एक सुंदर मुस्कान में बदल गए, जो गुड़हल के फूल जैसी थी। मेरे पास तो सिर्फ वीआईपी बॉक्स है, फर्स्ट क्लास सीट नहीं। हाँ, मुझे आप लोगों से सच में ईर्ष्या हो रही है। दाई चिमान और लियू जिनकुन के चेहरे थोड़े बिगड़ गए। सब लोग उन्हें उपहास भरी निगाहों से घूर रहे थे। शुवान युवान हुआ ने बेली होंगजूंग को हैरानी से देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिबेई चेन जैसा निकम्मा आदमी तियांशियांग का वीआईपी हो सकता है। अगर वह शाही परिवार की पहचान का इस्तेमाल करके भी वीआईपी व्यूइंग बॉक्स हासिल करने की कोशिश करता, तब भी उसे वह नहीं मिल पाता। तो फिर दिबेई चेन को वह बॉक्स कैसे मिल सकता था? नीलामी शुरू होने वाली है, चलो चलें। बेली होंगजूंग ने शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी की ओर देखते हुए कहा। बेली होंगजूंग की बातें सुनकर झाओ यूनिक्सी की आंखों में सुखद आश्चर्य झलक उठा। मैं भी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेली होंगजूंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। झाओ यूनिक्सी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हमेशा से उस मशहूर वीआईपी व्यूइंग बॉक्स के अंदर क्या है, ये जानने के लिए उत्सुक थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे आज इसे देखने का मौका मिलेगा। तीनों ने अब और संकोच नहीं किया और सीधे वीआईपी व्यूइंग बॉक्स की ओर चल दिए। जैसे ही वे तीनों चले गए, बाकी सभी लोग भी धीरे-धीरे नीलामी हॉल की ओर चल पड़े। दाई चिमान ने बेली होंगजूंग के जाने की दिशा में देखा और गुस्से से अपना पैर पटका। वह आज का दिन बेली होंगजूंग पर रौब जमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसे खुद की बेइज्जती होने की उम्मीद नहीं थी। डॉट 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 कर्मचारी बेली होंगजूंग और उनके समूह को देखने के लिए बने बॉक्स तक ले गया। 4x4 फीट का ये बॉक्स दूसरी मंजिल पर था, जहां से पूरे नीलामी हॉल का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। बॉक्स बहुत विशाल और आरामदायक था। सीटें स्पंजी थी और बैठने में बहुत आरामदायक थी। बॉक्स के बीच में एक मेज थी, जिस पर बेहतरीन चाय और स्वादिष्ट पेस्ट्री पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। नीलामी की वस्तुओं की 3 कैटलॉग भी वहां रखी थी, जिन्हें वे पलटकर देख सकते थे। बॉक्स को ध्यान से देखते हुए झाओ यूनिक्सी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वीआईपी के साथ होने वाला व्यवहार वाकई अलग होता है। नीचे के माहौल की तुलना में ये बॉक्स कितना बेहतर है, पता नहीं। पिछली बार जब वह नीलामी में आई थी, तो उसे केवल द्वितीय श्रेणी की सीट ही मिल पाई थी। शुरू में तो उसे लगा था कि सेकंड क्लास की सीट भी बुरी नहीं है, लेकिन वीआईपी व्यूइंग बॉक्स के अंदर का दृश्य देखकर उसे दोनों के बीच का अंतर साफ तौर पर महसूस हुआ। शाओ ज़िफान को भी ऐसा ही लगा और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, वीआईपी व्यूइंग बॉक्स खूबसूरती से सजाया गया है, परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण होने के साथ-साथ आरामदायक भी है। नीलामी हॉल में नीचे बैठने पर हमेशा थोड़ी गर्मी लगती है। बेली होंगजूंग के होठों पर मुस्कान आ गई। तियांशियांग में बहुत कम वीआईपी है, इसलिए यह वीआईपी बॉक्स स्वाभाविक रूप से जितना संभव हो उतना उत्तम है। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तियांशियांग वास्तव में शेंगजुआन महाद्वीप पर अपनी स्थिति के लायक था। वे वाकई व्यापार में माहिर थे। वर्गों को इतनी स्पष्टता से विभाजित करके वे लोगों के दिलों में प्रतिस्पर्धा की भावना को जगा सके ताकि वे अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न रहें। इससे लोगों में और भी उच्चतर स्थिति प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। अन्यथा दाई चिमान और लियू जिनकुन अपनी प्रथम श्रेणी की सीटों से इतने संतुष्ट नहीं होते। C183 दाई चिमान बैठ गईं। ये पहली बार था जब वह प्रथम श्रेणी की सीट पर तियांशियांग नीलामी में भाग ले रही थी। पहले तो वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब उसने वीआईपी बॉक्स में बैठी बेली होंगजूंग के बारे में सोचा, तो उसे अचानक गुस्सा आ गया। भला उस औरत को वीआईपी बॉक्स कैसे मिल सकता है? उस समय शाही शहर की उन साधिकाओं में से एक होने के नाते, जिन्होंने एज और वाटर स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उनका भविष्य असीमित था। यह उसकी पहली वापसी थी, इसलिए उसे लगा कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगी। लेकिन नहीं, सब लोग बेली होंगजूंग के बारे में ही बात कर रहे थे।
थोड़ी पूछताछ करने पर वह आश्चर्यचकित रह गई। बेली होमजून को एजोर वाटर स्कूल का निमंत्रण पत्र कैसे मिल गया? एजोर वाटर स्कूल की छात्रा होने के नाते वह इस बात को भलीभांति जानती थी कि निमंत्रण पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इससे उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। और जिस बात को वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वह ये थी कि बेली होमजून वास्तव में दिबे चेन से शादीशुदा थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेली होमजून ने नीलामी की सूची उठाई। इससे पहले तो उसे देखने का मौका भी नहीं मिला था, इसलिए अब वह बस ये देखना चाहती थी कि नीलामी में उसकी पसंद की कोई चीज है या नहीं। इसी क्षण झाओ यूनिक्सी ने बेली होमजून के चेहरे का निरीक्षण किया और अचानक बोली, बेली होमजून, क्या आप जानते हैं कि दाई जिमान आप पर हमला करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था? बेली होमजून ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मुझे एजोर वाटर स्कूल का निमंत्रण पत्र मिला है। झाओ यूनिक्सी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर नाखुशी से कहा, ये तो सिर्फ एक कारण है। उसकी नफरत का एक और कारण भी है। उसकी गहरी झील की तरह काली आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। इसके अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाई सीमान अचानक उससे झगड़ा क्यों करने लगा। शाओ ज़िफान को तुरंत झाओ यूनिक्सी की बातें याद आ गईं और उसका चेहरा तुरंत थोड़ा असहाय सा हो गया। यह क्या है? बेली होमजून ने पूछा। पहले दाई जिमान दिबे चेन को पसंद करती थी। वे शब्द अभी भी गूंज रहे थे। बेली होमजून ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कई संभावनाएं सोची थी, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि इसका कारण ये होगा। क्या सच में दाई जिमान को दिबे चेन पसंद थी? भले ही चेन वांगे के दोनों पैर विकलांग हैं, फिर भी शाही शहर की कई महिलाएं दिबे चेन की प्रशंसा करती हैं। आखिरकार इतनी सुंदरता और शालीनता वाला पुरुष दुनिया में सचमुच दुर्लभ है। शुरू में सम्राट ने दाई जिमान का विवाह चेन वांगे से कराने का इरादा किया था, खासकर इसलिए क्योंकि सभी जानते थे कि वह उसे पसंद करती थी। लेकिन अंत में चेन वांगे ने इनकार कर दिया। पिछले 3 वर्षों में सम्राट लगातार चेन वांगे के लिए विवाह के उम्मीदवारों की तलाश कर रहे थे, लेकिन चेन वांगे ने एक बार भी सहमति नहीं दी। झाओ यूनिक्सी ने बेली होमजून की ओर देखा। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ली ने चेन वांगे से आपकी सगाई कराने का प्रस्ताव रखा तो चेन वांगे ने वास्तव में सहमति दे दी। यह ऐसी बात थी जिस पर लगभग किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब तक चेन वांगे ने हमेशा शादी करने से इनकार किया, सम्राट को चतुराई से मना किया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बेली होमजून के साथ दिबे चेन ने न केवल सहमति दी बल्कि जनरल के घराने को नाराज करने का साहस भी किया और बेली होमजून के साथ एक आदर्श शादी करने के लिए सगाई के उपहार भेजने का बड़ा प्रदर्शन किया। इससे ये स्पष्ट था कि दिबे चेन वास्तव में बेली होमजून से प्यार करता था। इतने बड़े अंतर के बावजूद दाई जिमान इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? बेली होमजून की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। शाओ ज़िफान को सहमति में सिर हिलाते देख वह जान गई कि सब कुछ सच था। ऐसा लगता है कि दिबे चेन के आकर्षण के कारण ही उसे तिरस्कृत किया गया था। शाही शहर की महिलाएं उसे हद से ज्यादा पसंद करती थी। तो बात कुछ ऐसी है। बेली होमजून मुस्कुराई, लेकिन अब कम से कम इस बात का सबूत तो है कि चेन वांगे का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। झाओ यूनिक्सी ने बेली होमजून की ओर देखा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि दिबे चेन ने दूसरी लड़कियों को नजरअंदाज करके कचरे को क्यों चुना। C-184, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शाही शहर में मौजूद सभी लोगों में से केवल चेन वांगे ही स्पष्ट रूप से देख सकता था। बेली होमजून मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। उसे पता नहीं था कि झाओ यूनिक्सी दिबे चेन का हमेशा इतना ध्यान रखती है। दिबे चेन की बात सुनकर बेली होमजून की आंखों में थोड़ा बदलाव आया। उसे नहीं पता था कि वह कैसा होगा। अपने हाथों में मौजूद नीलामी सूची को देखते हुए बेली होमजून ने कहा कि वास्तव में काफी सारे खजाने मौजूद थे। हथियार, औषधीय सामग्रियां, साधना के मंत्र, मार्शल आर्ट कौशल आदि। इसमें साधक के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद था। ऐसा प्रतीत होता था कि तियान शियांग नीलामी घर काफी समय से तैयारी कर रहा था। इस बार वह अपने लिए एक हथियार खोजने आई थी, लेकिन कैटलॉग को बार-बार पलटने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो वास्तव में उसके लिए उपयुक्त हो। स्वाभाविक रूप से वह साधारण आम हथियार नहीं चाहती थी। अगर आज उसके लिए कुछ उपयुक्त नहीं था तो उसे बस इंतजार करना होगा। जैसे ही बेली होमजून हार मानने ही वाली थी, अचानक उसकी नजर आखिरी पन्ने पर टिक गई। उस पर पूरी तरह से नीले हैंडल वाली तलवार बनी हुई थी। बर्फीली ठंडी तलवार, इससे निकलने वाली हवा ही घाव करने के लिए काफी थी। अतुलनीय तीक्ष्णता के साथ तलवार स्वयं एक ठंडी आभा से भरी हुई थी। जितना अधिक समय तक आप लड़ेंगे, इसकी आभा उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी। ये वास्तव में एक बहुत ही अनमोल खजाना था। बेली होमजून के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे आखिरकार एक अच्छा हथियार मिल गया हो। बेली होमजून एक अच्छे हथियार की तलाश में थी। वही शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी भी कैटलॉग देख रहे थे। चूंकि वे यहाँ आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई होगी। कुछ ही देर में कढ़ाईदार काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति मंच पर प्रकट हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह नीचे मौजूद भीड़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त दिनों में से समय निकालकर तियानशियांग नीलामी घर की नीलामी में भाग लिया। मैं नीलामी का संचालक हूँ सूजिन। सभी की निगाहें सूजिन की ओर मुड़ गईं। अब जब नीलामी के स्वामी सूजिन प्रकट हो चुके थे, तो नीलामी निश्चित रूप से जल्द ही शुरू होने वाली थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जाहिर है किसी को भी फालतू बातें पसंद नहीं आती, इसलिए हम सीधे नीलामी शुरू कर रहे हैं। दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस बुजुर्ग व्यक्ति के संक्षिप्त और सीधे साधे शुरुआती भाषण ने सभी का दिल जीत लिया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना बायां हाथ उठाया और लाल पोशाक पहने एक महिला धीरे धीरे नीलामी के मंच पर आई और सावधानीपूर्वक एक ट्रे नीचे रख दी। उस महिला का शरीर बेहद आकर्षक था। उसके सुडौल उभार हर जगह बेहद खूबसूरत थे। उसके चलने का अंदाज तो और भी मनमोहक था, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। महिला के मंच से चले जाने के बाद भी कई पुरुष उसकी ओर घूरते रहे। आज की नीलामी का ये पहला उत्पाद है खून से सना हुआ ब्लेड। बूढ़े व्यक्ति ने लाल रेशम को ऊपर उठाया, जिससे सभी को खून से सना हुआ ब्लेड दिखाई दे सके। खून से रंगी तलवार, ये छापे मारने, हत्या करने या आत्मरक्षा के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इतना ही नहीं, ये बेहद हल्की भी है, जिससे इसे साथ ले जाना बेहद सुविधाजनक और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये चुनने के लिए एक बहुत अच्छी तलवार है। बूढ़े व्यक्ति ने रक्त से सने ब्लेड को ऊपर उठाया, जिससे मेहमान उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। इसकी चांदी जैसी सफेद सतह से केवल लाल रंग की एक पतली सी लकीर दिखाई दे रही थी। नाम और तलवार सचमुच एक दूसरे की पूरक थे। वीआईपी बॉक्स के अंदर बैठे बेली होमजून, शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी सभी तलवार को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। तियानशियांग के वीआईपी बॉक्स में मानो कोई जादुई तरीका था जिससे वस्तु को बड़ा करके दिखाया जा सकता था, इसलिए भले ही वे मन से काफी दूर थे, फिर भी वे आसानी से इम्बुड ब्लड ब्लेड को देख सकते थे। बेली होमजून ने रक्त से सजी तलवार को देखा। ये वाकई एक अच्छा हथियार था। ये तो सिर्फ पहला आइटम था, लेकिन इसकी गुणवत्ता पहले से ही बहुत अच्छी थी। इससे ही तियानशियांग नीलामी की स्तर का पता चलता है। C-185, रक्त से सुरक्षित ब्लेड। बोली 4000 सोने के सिक्कों से शुरू होती है और बोली में प्रत्येक वृद्धि 1000 सोने के सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अभी शुरू होती है। सूजिन की आवाज खत्म होते ही हॉल में चीख पुकार गूंजने लगी, जिससे कीमत और भी बढ़ती चली गई। 5000 सोने के सिक्के, 6000 सोने के सिक्के। जैसे ही एक व्यक्ति बोली लगाता, दूसरा उससे भी ऊंची बोली लगा देता। माहौल बेहद जीवंत था। 9000 सोने के सिक्के, 10000 सोने के सिक्के। इतने कम समय में ही इम्बुड ब्लड ब्लेड की कीमत बढ़कर 10000 हो गई थी। लेकिन हर कॉल के बाद कुछ खरीदार बोली लगाना बंद कर देते थे। नीलामी के हिसाब से इम्बुड ब्लड स्वॉर्ड की कीमत पहले से ही बुरी नहीं थी। 11000 सोने के सिक्के, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। सूजिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक अतिथि ने 11000 सोने के सिक्के की बोली लगाई है। 11000 सोने के सिक्के। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाना चाहेगा? सूजिन के पूछते ही एक और आवाज सुनाई दी। 12000 सोने के सिक्के। 12000 सोने के सिक्के। कोई इससे ज्यादा दे सकता है? सब लोग चुप हो गए। नीलामी में इम्बुड ब्लड स्वॉर्ड की कीमत पहले से ही बहुत अधिक थी। दर्शकों के बीच इम्बुड ब्लड ब्लेड के मालिक ने तलवार के लिए बोली लगाते हुए सबको देखकर मुस्कुराया। दुकान में बेचने की तुलना में इसे यहाँ बेचना कहीं अधिक लाभदायक था।
12,000 सोने के सिक्के बिक गए। सूजन ने छोटा हथौड़ा उठाया और घंटे पर प्रहार किया। हथौड़े की तेज भारी आवाज सबके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी, जिससे पहले नीलामी आइटम के समाप्त होने की घोषणा हुई। इस रक्त संरक्षित तलवार के नए मालिक को हार्दिक बधाई। तियानशियांग ऑक्शन के लोगों ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया, जिसके बाद दर्शकों ने भी तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। सूजन के दाहिनी ओर लाल वस्त्रों में सजी हुई मनमोहक महिला एक बार फिर मंच पर आई। उसने थाली उठाई और अतिथि के सामने जाकर उसे रक्त से परिपूर्ण तलवार सौंप दी। सबकी तालियों और उस खूबसूरत महिला की मुस्कान के बीच उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए रक्त से परिपूर्ण तलवार स्वीकार कर ली। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तियानशियांग नीलामी इतनी अद्भुत है। पहले ही आइटम से यह स्पष्ट हो जाता है। लिटिल व्हाइट ने आह भरी। मनुष्यों के सोचने के तरीके पर उनकी पकड़ और ज्ञान सचमुच असाधारण था। बेली होमजून ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तियानशियांग ट्रेडिंग कॉमर्स के तरीके वास्तव में अवर्णनीय हैं। इनबुलेट ब्लड ब्लेड की कीमत किसी भी तरह से 12,000 सोने के सिक्कों के बराबर नहीं थी, लेकिन चूंकि यह तियानशियांग नीलामी से था, इसलिए अगर वे थोड़ा अधिक भुगतान भी करते तो वे खुश होते। उसे पूरा यकीन था कि अगली बार जब वह आदमी किसी नीलामी में भाग लेना चाहेगा, तो वह निश्चित रूप से तियानशियांग की नीलामी को ही चुनेगा। पहले आइटम के बाद अलग-अलग उत्पादों के बारे में लगातार चर्चा होती रही, लेकिन बेली होमजून के समूह ने अभी तक एक बार भी बोली नहीं लगाई थी। अगली तलवार का नाम है रहस्यमय तारा तलवार। सूजन ने लाल रेशम को फाड़ दिया और सबके सामने एक चांदी की तलवार प्रकट हो गई। ये तलवार लोहे को मिट्टी की तरह काटती है। इसकी हवा से ही वार किए जा सकते हैं। सचमुच एक उत्कृष्ट हथियार। इस शानदार अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। शाओ ज़िफान, जो अब तक चुपचाप नीलामी देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और रहस्यमय तारा तलवार को ध्यान से देखने लगा। शाओ ज़िफान में आए बदलाव को देखकर बेली होंगज़ूंग ने पूछा, क्या तुम्हें रहस्यमय तारा तलवार पसंद है? शाओ ज़िफान मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, ये रहस्यमय तारा तलवार काफी अच्छी है। मैं जल्द ही एज और वाटर स्कूल के मूल्यांकन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं कम से कम अपने लिए एक अच्छा हथियार तो ढूंढना ही चाहता हूँ। आगे बढ़ो, वो हथियार हासिल करो। झाओ यूनिक्सी मुस्कुराए। रहस्यमय तारा तलवार बोली 30,000 सोने के सिक्कों से शुरू होती है। प्रत्येक वृद्धि 1,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी शुरू करें। 31,000 सोने के सिक्के, 32,000 सोने के सिक्के। दूसरी श्रेणी के मेहमानों ने पहले ही अपनी बोली लगाना शुरू कर दिया था और तीसरी श्रेणी के मेहमान केवल अपना सिर हिलाकर देखते रह गए। C186 नीलामी की कीमत पहले ही उनकी सीमा से बहुत ऊपर जा चुकी थी। पर्याप्त धन के बिना साधना का सफर भी असंभव था। 40,000 सोने के सिक्के, कीमत बहुत जल्दी तय हो गई। इतने कम समय में ही मिस्टीरियस स्टार स्वॉर्ड की कीमत 50,000 के पार पहुंच गई। 50,000 सोने के सिक्कों के बाद बहुत कम किसान बोली लगाना जारी रखेंगे। 51,000 सोने के सिक्के। शाओ ज़िफान ने बोली लगाना शुरू किया। वह जानता था कि अगर उसने शुरुआत में ही कीमत बता दी तो तलवार मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बेहतर होगा कि वह बोली तब लगाए जब बोली लगाने वालों की संख्या कम हो जाए। दाई चिमान प्रथम श्रेणी की सीटों पर बैठी थोड़ी उब गई थी, लेकिन जब उसने बेली होमजून के नीलामी बॉक्स पर बोली लगते देखी तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। मुझे अपमानित करने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हें कुछ कीमत चुकाने दूंगी। 52,000 सोने के सिक्के। दाई चिमान की आवाज नीलामी हॉल में गूंज उठी। यह आवाज सुनकर बेली होमजून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दाई चिमान तलवार से नहीं, चाबुक से लड़ती है। साफ है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। 53,000 सोने के सिक्के। शाओ ज़िफान ने फिर से चिल्लाकर कहा। इसके तुरंत बाद दाई चिमान चिल्लाया, 54,000 सोने के सिक्के। शाओ ज़िफान चाहे जो भी कीमत बताए, दाई ज़िमान हमेशा उसमें 1,000 सोने के सिक्के जोड़कर कीमत बताता था। भले ही उसके और शाओ ज़िफान के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वह बेली होंगज़ूंग के समूह में था, इसलिए वह भी निशाने पर है। दाई चिमान को इतना निर्दयी देखकर शाओ ज़िफान को थोड़ा गुस्सा आने लगा। अन्य प्रतियोगियों ने तो बहुत पहले ही हार मान ली थी। अगर दाई चिमान न होता तो रहस्यमय तारा तलवार बहुत पहले ही उसकी हो चुकी होती। 60,000 सोने के सिक्के। शाओ ज़िफान ने एक ही झटके में 5,000 सोने के सिक्के और जोड़ दिए। उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। शाओ ज़िफान को क्रोधित देखकर दाई ज़िमान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 61,000 सोने के सिक्के। सभी लोग दाई चिमान और शाओ ज़िफान के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को देख रहे थे। दाई चिमान स्पष्ट रूप से जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा था। दाई चिरोंग और बेली होमजून के बीच हुई पिछली लड़ाई इतनी आकर्षक थी कि वहां मौजूद लोगों के लिए इसे न जानना असंभव था। लेकिन दाई चिमान का इस तरह से घृणित तरीके से कीमत बढ़ाना सचमुच बेहद घिनौना था। नीलामी में बोली लगाते समय हर किसी को सबसे ज्यादा नापसंद यही होता है कि ऐसे व्यक्ति से सामना हो। पैसा बेवजह बर्बाद हो जाएगा, और यह पैसा तो उनका था ही नहीं जिसे जबरन वसूली के जरिए लिया जा रहा था। ये सचमुच बहुत गंदा था। सूजन भी इस छोटी सी बोली प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा था। नीलामी करता होने के नाते उसका काम उत्पाद का मूल्य जितना संभव हो उतना बढ़ाना था। इसलिए उनके सामने का दृश्य उन्हें बेहद पसंद आया। रहस्यमय तारा तलवार चाहे जिसके भी हाथ में जाए, उन्हें फिर भी भारी मुनाफा होगा। 70,000 सोने के सिक्के। शाओ ज़िफान ने हताशा और गुस्से में दांत पीसते हुए फिर से बोली लगाई। 71,000 सोने के सिक्के। दाई चिमान के चेहरे पर अभी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में थोड़ी हैरानी भी थी। तलवार की कीमत 50,000 सोने के सिक्कों से भी ऊपर जाना अपने आप में आश्चर्यजनक था, लेकिन कीमत बढ़ाते रहने के बावजूद शाओ ज़िफान बोली लगाता रहा। इससे साफ था कि शाओ ज़िफान को तलवार बहुत पसंद आई थी। जब शाओ ज़िफान ने दाई ज़िमान को 71,000 सोने के सिक्के पुकारते सुना तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आज वह सिर्फ 70,000 सोने के सिक्के लेकर आया था। उसने सोचा था कि अच्छे हथियार ढूंढने के लिए बस इतना ही काफी होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दाई ज़िमान सब कुछ तहस नहस कर देगा। बोली नहीं लगा रहे। बेली होमजून ने पूछा। शाओ ज़िफान ने बेबसी से सिर हिलाया। मेरे पास पर्याप्त नहीं है। झाओ यूनिक्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये दाई चिमान तो हद ही पार कर रहा है। बेशर्म, कोई भी सज्जन व्यक्ति किसी दूसरे की प्रेमिका को छीन नहीं सकता। दाई चिमान तो सरासर नीच था। C187। दाई चिमान ने शाओ ज़िफान के दोबारा बोली लगाने का इंतजार किया, लेकिन लंबे समय बाद भी कोई आवाज न सुनकर वह घबरा गई। उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से भाव बदल गए। शाओ ज़िफान ने हार नहीं मानी, है ना? उसे रहस्यमय तारा तलवार की जरूरत नहीं थी। अगर वह उस चीज के लिए बोली लगाती और फिर उसे नहीं चाहती, तो यह नीलामी घर के नियमों को तोड़ने के बराबर होगा। वह ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। 71,000 एक बार कॉल कर रहे हैं। 71,000 दो बार कॉल कर रहे हैं। सबके चेहरे पर थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता झलकने लगी। वे सब जानते थे कि रहस्यमय तारा तलवार को पाने की चाहत सिर्फ शाओ ज़िफान में ही थी। इसलिए अगर तलवार दाई चिमान के हाथों में पड़ जाती, तो लालच के कारण उसके पास रोने के लिए भी पर्याप्त आंसू नहीं होते। 71,000 तीन बार पुकार रहे हैं। इसी क्षण बेली होमजून ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, 72,000 सोने के सिक्के। बेली होमजून की चीख सुनकर दाई चिमान को राहत मिली। सौभाग्य से अब उसे हथियार खरीदने की जरूरत नहीं थी। तलवार को देखकर भी वह थोड़ी डरी हुई थी। उसका चेहरा काफी बदसूरत लग रहा था। यह शाओ ज़िफान ने बेली होमजून को हैरानी से देखा। वैसे ये तो 72,000 सोने के सिक्के थे। बेली होमजून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दाई चिमान ने मेरी वजह से तुम्हें निशाना बनाया। चूंकि तुम इसमें घसीटे गए हो, इसलिए मैं तुम्हें रहस्यमय तारा तलवार उपहार में देता हूँ। अगर वह न होती तो शाओ ज़िफान को तलवार हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती। पूरी तरह निर्दोष होने के बावजूद उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। उसे वाकई इस बात का पछतावा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शाओ ज़िफान ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, यह हथियार मेरा है, तो मैं तुम्हें भुगतान कैसे करने दे सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोस्त हैं। दोस्तों का एक दूसरे को उपहार भेजना सामान्य बात है। नहीं, शाओ ज़िफान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। पहले आप मुझे 2,000 सोने के सिक्के उधार दें और मैं घर पहुंचते ही आपको चुका दूंगा। शाओ ज़िफान को लगातार मना करते देख बेली होंगज़ून को हल्की सी हंसी आ गई। ठीक है,
चूंकि तुम इतने दृढ़ हो तो तलवार की मूल कीमत 50,000 सोने के सिक्के ही क्यों न चुका दो। बाकी मैं चुका दूंगा। शाओ ज़िफान चौंक गया और बोलने के लिए मुंह खोला। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बेली होंगज़ूंग ने जल्दी से पहले ही बोल दिया, अगर तुम मना करोगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। उनकी बात सुनकर शाओ ज़िफान ने केवल सिर हिलाकर कहा, तो धन्यवाद। आपको शुरू से ही यही कहना चाहिए था। धन्यवाद। बेली होंगज़ूंग मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की एक परत छाई हुई थी। दाई चीमान हमेशा उस पर हमला करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेती थी। अब तो वह उसके दोस्तों को भी निशाना बना रही है। नीलामी खत्म होते ही उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नीलामी जारी रही। शुरू से अंत तक दाई चिमान और लियू जिंगकुन ने कुछ भी खरीदने की कोशिश नहीं की। अभी अभी उन्होंने शाओ ज़िफान को 32,000 अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया। भला बेली होंगज़ूंग बदला लेने के मौके का इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा। वे बेली होंगज़ूंग को बदला लेने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। नीलामी की अगली वस्तु वास्तव में एक महिला के लिए है। सोआरिंग स्नेक स्किन रक्षा के मामले में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ। इसे पहनने से एक दिन आपकी जान जरूर बचेगी। एक किसान के रूप में हमें अक्सर जीवन और मृत्यु जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रीमियम सांप की खाल हमारी पहली पसंद है। हर कोई संकोच न करें। शुरुआती कीमत 40,000 सोने के सिक्के है। बोली अभी शुरू होती है। झाओ यूनिक्सी लाल रंगीन चमड़े को देखकर जम सी गई। उसे वह सचमुच चाहिए था। 50,000 सोने के सिक्के। झाओ यूसी चिल्लाया। झाओ यूनिक्सी की बोली सुनकर दर्शक आश्चर्य से चुप हो गए। 10,000 सोने के सिक्कों की बढ़ोतरी करके ये स्पष्ट हो गया कि वह इसे कितना चाहती थी। दाई चिमान एक बार फिर मुस्कुराई। ये झाओ यूनिक्सी की आवाज थी। 51,000 सोने के सिक्के। दाई चिमान ने पुकारा। C188। जब सभी ने दाई चिमान को दोबारा बोली लगाते सुना तो उन सभी ने तुरंत सांप की खाल पाने की उम्मीद छोड़ दी। उस उपद्रवी के साथ जो एक मूर्ख खर्चीला व्यक्ति होने के अलावा उनके लिए सांप की खाल का कवच प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। झाओ यूनिक्सी को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही स्थिति उसकी आंखों के सामने घटित हो गई। दाई चिमान ने फिर वही किया। 65,000 सोने के सिक्के। झाओ यूक्सी ने फोन किया। 66,000 सोने के सिक्के। दाई चिमान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। लोगों को धमकाना कितना अच्छा लगता था। दाई चिमान को इतना उदासीन देखकर झाओ यूंकियान को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने अचानक चिल्लाकर कहा, दाई चिमान तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। दाई चिमान ने सोचा भी नहीं था कि झाओ यूंकियान अचानक उसका नाम पुकारेगी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसकी मुस्कान और भी प्रसन्न हो गई थी। मैं तो बस बोली लगा रहा हूँ, आपको मुझे बोली लगाने से रोकने का क्या अधिकार है। तुम जानबूझकर अराजकता फैला रहे हो, ये तो सभी को साफ दिख रहा है। तो क्या हुआ, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। दाई चिमान मुस्कुराती रही। ये तो बस झाओ यूंकियान है, वह उसे जितना चाहे उतना परेशान कर सकती है। इसी समय बॉक्स से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सिद्धांतहीन व्यक्ति अजय होता है। तुमने सचमुच इस मुहावरे को पूर्णता के शिखर तक पहुंचा दिया है। उस एक पंक्ति के बाद दाई चिमान के चेहरे का भाव बदल गया। उनके चेहरे पर अब वह प्रसन्नता भरी मुस्कान नहीं थी। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। बिना सिद्धांतों वाला व्यक्ति अजय होता है, ये कहावत उन्होंने पहली बार सुनी थी, लेकिन इसमें काफी सच्चाई थी। दाई चिमान की पिछली कार्रवाइयों की व्याख्या उस एक वाक्य से ही पूर्ण रूप से हो गई थी। तुम मुझे सिद्धांतहीन कहने की हिम्मत कैसे करते हो। दाई चिमान खड़ा हो गया और ऊपर रखे बॉक्स को घूर कर देखा। बेली होंगज़ूंग के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने जवाब दिया, कुछ लोग जन्म से ही बेशर्म होते हैं, तो मुझे उन्हें क्यों सम्मान देना चाहिए। बेली होंगज़ूंग तुम मौत को दावत दे रहे हो। दाई चिमान गुस्से से आग बबूला था। बेली होंगज़ूंग का हर शब्द उसके लिए बस मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। बेली होंगज़ूंग की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले जो सजा दी थी वह काफी नहीं थी। अगर हिम्मत है तो एक और लाइन बोलो, मैं तुम्हें इस दुनिया में जन्म लेने पर पछतावा करवा दूंगा। उस ठंडी भयावह आवाज के गूंजते ही जिसमें दबंगई भरा अहंकार झलक रहा था, एक अद्भुत आभा उत्पन्न हो उठी। यह कोई धमकी नहीं बल्कि अंतिम चेतावनी थी। सबके चेहरे बदल गए। उन्होंने बेली होंगज़ूंग का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उनके भाषण से सभी पर एक गहरा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो किसी गुरु ने अंतिम फैसला सुना दिया हो। इस राय को हास्यास्पद समझना आम बात थी, क्योंकि हालांकि बेली होंगज़ूंग प्रतिभाशाली थे, लेकिन दाई चिमान पहले ही एजे और वाटर स्कूल में एक साल तक पढ़ाई कर चुके थे। तो तुलना करें तो इन दोनों में से दाई चिमान बेली होंगज़ूंग से एक स्तर अधिक शक्तिशाली है। तो बेली होंगज़ूंग दाई चिमान की जान कैसे ले सकती है। तो इस स्थिति में बेली होंगज़ूंग के ठंडे लहजे को देखकर कौन यह नहीं सोचेगा कि वह अति आत्मविश्वास दिखा रही थी। दाई चिमान विचलित सी लग रही थी। उस छोटी सी क्षण में वह बेली होंगज़ूंग की आभा से अभिभूत हो गई थी। बेली होंगज़ूंग तुम खुद को क्या समझते हो। दाई चिमान ने ताना मारते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम में कुछ प्रतिभा है इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हें सबक सिखाना हो तो मेरे पास कई तरीके हैं। बेली होंगज़ूंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दाई चिमान कल वो टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पर जीवन मरण की लड़ाई होगी, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो। शेंगशुआन महाद्वीप में अभ्यासकर्ताओं के बीच संघर्ष आम बात थी, और जब विवाद इतना बढ़ गया कि उसे शब्दों से सुलझाना संभव नहीं रहा तो कुछ चिकित्सकों ने जीवन मरण की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। एक बार जब वे जीवन मरण की लड़ाई के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनका भाग्य या तो जीतना या मरना तय हो जाता है। चाहे किसी की भी मृत्यु हुई हो, दूसरे पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। हालांकि जीवन मरण की लड़ाई सर्वविदित थी, लेकिन शाही शहर की युवा पीढ़ी में ऐसा कभी नहीं हुआ। C189 आखिरकार उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बुरी नहीं थी। अगर कोई मतभेद भी होते तो लोग उनसे निपटने के लिए कोई और तरीका अपना सकते थे। कोई भी अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाना नहीं चाहेगा। जब बेली होंगज़ूंग ने जीवन मरण की लड़ाई का जिक्र किया तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। क्या बेली होंगज़ूंग सचमुच जीवन और मृत्यु की लड़ाई चाहता है। ऐसा लगता है कि बेली होंगज़ूंग सिर्फ घमंडी नहीं है। जीवन मरण की लड़ाई कोई मजाक नहीं है। ये तीसरी बार है जब दाई चिमान ने बेली होंगज़ूंग को उकसाया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह नाराज होगी। लेकिन उसकी चुनौती वास्तव में अप्रत्याशित थी। दाई चिमान को भी बेली होंगज़ूंग से अचानक जीवन मरण के द्वंद्वयुद्ध की चुनौती मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह थोड़ी हैरान थी। लेकिन बाद में उसके होठों पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। असल में वह नीलामी के बाद बेली होंगज़ूंग को मारने वाली थी, लेकिन चूंकि बेली होंगज़ूंग खुद मौत को दावत दे रही थी, इसलिए वह बेली होंगज़ूंग को नरक में भेज देगी। वह जानती थी कि बेली होंगज़ूंग की शक्ति रहस्यमय युग के प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन उसकी अपनी शक्ति पहले ही मध्यवर्ती चरण में पहुंच चुकी थी। कल वह बेली होंगज़ूंग को रहस्यमय युग के प्रारंभिक चरण और मध्यवर्ती चरण के बीच का अंतर दिखाएगी। ठीक है, दाई चिमान की आवाज में अभी भी गर्व था। बेली होंगज़ूंग उस समय मैं तुम्हें दया की भीख मांगने दूंगा। बेली होंगज़ूंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेली होंगज़ूंग को झुकने से इनकार करते देख दाई चिमान ने ठंडी सांस ली। आज तो वो बेली होंगज़ूंग को जितना चाहे उतना घमंड करने देगी। कल वो सबके सामने बेली होंगज़ूंग की बेइज्जती करेगी। फेस का अर्थ प्रतिष्ठा साखादी है, न कि शाब्दिक रूप से उसका चेहरा, जैसा कि उसकी दिखावट से तात्पर्य है। जुबान युवान हुआ ने बेली होंगज़ूंग और दाई चिमान की बहस को आश्चर्य से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि पहली मुलाकात के बाद ही यह जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में बदल जाएगा। इस समय बेली होंगज़ूंग सचमुच अपने मूल रूप से बिल्कुल अलग थी। झाओ यूनिक्सी की आंखें बड़ी-बड़ी हो गईं, यहाँ तक कि वह अपना मुंह बंद करना भी भूल गई। कुछ देर पहले वह दाई चिमान के व्यवहार और हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उससे बहस करने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी। बेली होंगज़ूंग मैंने तो बस गुस्से में आकर ये बोल दिया, तुम जानलेवा द्वंद्वयुद्ध की मांग कैसे कर सकते हो। अगर किसी भी हालत में तुम हार गए तो क्या। झाओ यूनिक्सी ने चिंता से कहा। झाओ यूनिक्सी का चिंतित चेहरा देखकर बेली होंगज़ूंग थोड़ा मुस्कुराया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा शाओ ज़िफान ने कहा था। हालांकि झाओ यूनिक्सी का स्वभाव थोड़ा आवेगपूर्ण था, लेकिन उसकी मंशा बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। आज से पहले उसके और झाओ यूनिक्सी के बीच हमेशा एक छोटी सी दूरी बनी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाई चिमान की वजह से एक साझा दुश्मन के खिलाफ गुस्से में ही दूरी मिट जाएगी। शाओ ज़िफान के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। तुम सचमुच बहुत लापरवाह थे।
मैंने सुना है कि दाइजिमान पहले ही मिस्टीरियस एऑन के मध्यवर्ती चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ साथ एजोर वाटर स्कूल में उसके अनुभव को देखते हुए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेली होमजून ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे अपनी ताकत का पूरा भरोसा है। दाइजिमान को देखते ही वह उसकी ताकत को जान गई थी। भले ही वह भी शुरुआती दौर में थी, लेकिन उसकी असली युद्ध क्षमता मिस्टीरियस एऑन के मध्यवर्ती स्तर से भी कहीं अधिक थी। यही उसके आत्मविश्वास का स्रोत था। दाइजिमान ने एजोर वाटर स्कूल में केवल 1 वर्ष तक पढ़ाई की। अपने पिछले जीवन में वह कई वर्षों तक पूरे जियांगहू में घूमती रही। जियांगहू बुक्स या कहानियों में मार्शल आर्टिस्टों का एक समुदाय है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है नदियां और झीलें। चाहे वह साधना का अनुभव हो या युद्ध का अनुभव, उसकी पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने तो दाइजिमान को कभी अपनी आंखों में भी नहीं लिया। उसने ऐसा करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि दाइजिमान का परिवार बहुत परेशान करने वाला था। वरना दाइजिमान आज मर चुका होता। बेली होमजून की लापरवाह छवि देखकर शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी को बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, तो वे बेली होमजून को नीलामी में भाग लेने के लिए कभी नहीं बुलाते। C190। इसी वजह से झाओ यूनिक्सी की सांप की खाल में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और दाइजिमान को भी इसकी परवाह नहीं रही। अंत में सभी को आश्चर्यचकित करते हुए झाओ यूनिक्सी को वह कवच बेहद कम कीमत पर मिल गया। जिमान, कल बेली होमजून के साथ द्वंद्व युद्ध करते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। लियू जिनकुन अचानक बोला। दाइजिमान ने अपनी भौहें उठाई और बेपरवाही से कहा, ये तो बस बेली होमजून है। अपनी सारी शक्ति प्रकट करने के बाद वो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं रहेगी। लियू जिनजून ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि बेली होमजून इतनी भोली है। अगर वह सचमुच इतनी कमजोर होती तो तुम्हारा चेहरा अभी ऐसा नहीं होता। उसकी बात सुनकर दाइजिमान का चेहरा बदल गया और वो तुरंत चिल्लाए, ऐसा तो सिर्फ एक बार हुआ था, वह मेरी प्रतिद्वंदी कैसे हो सकती है। जिमान, ये लियू जिनकुन को अभी लगता था कि दाइजिमान को और अधिक सावधान रहना चाहिए। भले ही बेली होमजून मौके पर ही द्वंद्व युद्ध करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि बेली होमजून आवेगशील व्यक्ति था। अगर उसने जीवन और मृत्यु के द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखने का साहस किया, तो उसे अपनी क्षमताओं पर किसी न किसी प्रकार का आत्मविश्वास जरूर रहा होगा। लेकिन दाइजिमान अब सुनने को तैयार नहीं थी और उसने झुंझलाहट में हाथ हिलाते हुए कहा, इसे इतना बड़ा बवाल मत बनाओ। कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कह रहे कि मुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। दाइजिमान को क्रोधित होते देख लियू जिनकुन केवल आह भरकर चुप रह गया। शायद दाइजिमान ने कल बेली होमजून से निपटने का कोई तरीका सोच लिया था। इसलिए अब बेली होमजून को बर्फीली तलवार से सबक सिखाने का सही समय था। नीलामी में भाग लेने वाले कई किसान भी आइस चिलिंग स्वॉर्ड चाहते थे। इसकी बेहद ऊंची शुरुआती कीमत से ही तलवार का महत्व स्पष्ट था। लेकिन अंत में बर्फ की ठंडी तलवार बेली होमजून के हाथों में ही आ गई। नीलामी की वस्तुएं प्रस्तुत की गईं और बेची गईं। प्रत्येक वस्तु पिछली वस्तु से अधिक महंगी थी। जैसे जैसे नीलामी की वस्तुएं कम होती गईं, नीलामी स्थल का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण होता गया। नीलामी के समापन के मूल्य के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लगभग सभी लोग अभी भी बेली होमजून और दाइजिमान के जीवन मरण के द्वंद्व युद्ध के बारे में सोच रहे थे। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए दर्शकों का उत्साह कुछ कम था। आखिरी सामान बिक जाने के बाद सभी लोग उठकर जाने की तैयारी करने लगे। उसी क्षण सूजन ने अचानक बोलना शुरू किया, जिससे भीड़ का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। नीलामी शुरू होने से ठीक पहले हमारे नीलामी घर को समापन के लिए एक नया उत्पाद प्राप्त हुआ। हमें विश्वास है कि आप सभी इसमें बहुत रुचि लेंगे। सूजन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जब उन्हें फिनाले के लिए नए जोड़े गए नीलामी आइटम के बारे में पता चला, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होगी। सूजन की आवाज सुनकर सब चौंक गए और मंच की ओर देखने लगे। क्या नीलामी अभी खत्म नहीं हुई थी? जो मेहमान जाने ही वाले थे, वे अपनी सीटों पर लौट आए। अगर ये तियांशियां नीलामी का समापन था, तो इसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए थी। मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का खजाना है, जो अंतिम समय में नीलामी में शामिल किए जाने के योग्य है। चूंकि यह नीलामी का अंतिम आकर्षण बन सका, इसलिए मुझे नहीं लगता कि खजाना बिल्कुल भी सरल है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये पहली बार है कि नीलामी से ठीक पहले लाई गई कोई वस्तु नीलामी का अंतिम आकर्षण बन गई। सभी लोग उत्सुकता से भरे चेहरों के साथ गर्मागर्म बहस कर रहे थे। झाओ यूनिक्सी भी बहुत उत्सुक थी। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का खजाना नीलामी शुरू होने से ठीक पहले सौंपे जाने के बावजूद नीलामी के समापन तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है। उसके ये शब्द कहते ही झाओ यूनिक्सी और शाओ ज़िफान दोनों चौंक गए और बेली होमजून की ओर देखने लगे। हालांकि उन्हें पता था कि नीलामी शुरू होने से ठीक पहले बेली होमजून कुछ बेचने के लिए लाया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह क्या था। क्या वह खजाना सचमुच बेली होमजून का हो सकता है? C191 नीलामी का अंतिम चरण है। ये तुम्हारा नहीं हो सकता है ना? झाओ यूनिक्सी ने पूछा। बेली होमजून ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अपनी मुस्कान को छिपाए बिना। हाँ, यह मेरी ही चीज है। बेली होमजून द्वारा इसकी पुष्टि होते देख शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी आश्चर्यचकित रह गए। पिछली नीलामी की वस्तुओं को देखते हुए बेली होमजून का खजाना निश्चित रूप से बेहद मूल्यवान होगा, तभी तो इतने कम समय में वह नीलामी का अंतिम आइटम बन सका। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह क्या है? शाओ ज़िफान ने पूछा। गोली। मंच पर लाल पोशाक पहने महिला ने सूजन के सामने नीलामी के मंच पर एक चांदी की थाली रखी। सूजन की मुस्कान और भी चौड़ी होती चली गई। मुझे यकीन है कि नीलामी की आखिरी वस्तु को लेकर आप सभी बहुत उत्सुक होंगे, इसलिए मैं आप सभी को और अधिक सस्पेंस में नहीं रखूंगी। आखिरी वस्तु वह है जिसकी सभी युवा साधकों को आवश्यकता है, अस्थि शुद्धिकरण गोली। एक पल के लिए नीलामी हॉल मानो थम सा गया। इसके तुरंत बाद आश्चर्य भरी चर्चाओं की लहरें एक के बाद एक बरसने लगी, मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो। विशाल हॉल में असाधारण रूप से चहल पहल छा गई। हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली। तियांशियां की नीलामी में सचमुच हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली थी। मुझे इस नीलामी से इतनी सुखद हैरानी की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर हड्डियों को साफ करने वाली गोली खरीदना लगभग नामुमकिन होता है। अगर मुझे हड्डी साफ करने वाली गोली के बारे में पहले पता होता, तो मैं और पैसे लेकर आता। अच्छा नहीं हुआ, मुझे जल्दी से यह खबर सबको बतानी होगी ताकि मुझे और सोने के सिक्के मिल सके। हाँ, मुझे भी ऐसा ही करना होगा। जब दाइजिमान ने हड्डी शुद्ध करने वाली गोली शब्द सुना, तो वह दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तियांशियां ऑप्शन उसे इतना सुखद आश्चर्य देगा। हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली ऐसी चीज थी जिसकी चाहत सभी युवा साधक अपने सपनों में भी रखते थे। वह भी वैसी ही थी। ये ठीक नहीं है, मुझे अभी पैसे चाहिए। दाइजिमान जल्दी से उठ खड़ी हुई। इससे पहले उसे नीलामी की किताब में अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिली थी। आज वह सिर्फ मनोरंजन देखने आई थी और ज्यादा पैसे भी नहीं लाई थी। दाइजिमान जल्दी से नीलामी स्थल से निकल गया। इसी बीच लियू जिनकुन का दिल भी जोर से धड़क रहा था। एजोर वाटर स्कूल में भी बोन क्लींजिंग पिल मिलना आसान नहीं था। अगर उसे यहाँ बोन क्लींजिंग पिल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मास्टर, दाइजिमान नीलामी छोड़कर चले गए। लिटिल ब्लैक ने दाइजिमान को उसके नीचे से भागते हुए देखा। बेली होमजून के होठों पर मुस्कान फैल गई। दाइजिमान को बस कुछ पैसे मिलेंगे, वह जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन जो पैसे वह वापस लाएगी वे बेकार होंगे। बेली होमजून को देखते ही शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी के चेहरे हैरानी से भर उठे। उन्हें लंबे समय से पता था कि गॉडली डॉक्टर स्क्वायर दवाइयां बेचता है, लेकिन हमेशा से केवल अमरता और विषण की दवाइयां ही मिलती थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेली होमजून के पास अस्थि शुद्धिकरण की दवाइयां भी होंगी। हालांकि अस्थि शोधन की गोलियां और अमरता की गोलियां दोनों ही द्वितीय श्रेणी की गोलियां थीं। अमरता की गोलियां बहुत आम थीं और अधिकांश दवा बनाने वाले विशेषज्ञ इसे परिष्कृत करना जानते थे। इसलिए हालांकि अमरता की गोलियां दुर्लभ थीं, लेकिन अगर कोई वास्तव में उन्हें प्राप्त करना चाहता था, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था। हड्डी शुद्ध करने वाली गोलियां वास्तव में बहुत अलग थीं। बहुत कम दवा बनाने वाले कारीगर ही इसे बनाना जानते थे। पूरे शाही शहर में केवल एक ही व्यक्ति हड्डी शुद्ध करने वाली गोलियां बना सकता था। फिर भी बेली होमजून आश्चर्यजनक रूप से ऐसी गोली बनाने में सक्षम थे। शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे कभी समझ नहीं पाए कि बेली होमजून इतना विचित्र क्यों था।
अपनी मूल पहचान के अनुसार वह जनरल के घर की उपेक्षित बेटी मात्र थी, लेकिन वह इतनी अलग कैसे हो सकती थी? बेली होमजून दोनों के चेहरों के बदलते भावों को देखती रही। उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। आज उसने जो किया वह वाकई अजीब था, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। C-192 वह बेली जेंटाओ की बेटी नहीं थी और अपने जैविक माता-पिता को ढूंढना चाहती थी। तो क्या हुआ अगर किसी को उसकी पहचान पर शक हुआ? बेली होमजून को काफी समय से हमेशा की तरह तंग करने वाली वह वैसी नहीं रही थी। शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी जल्दी ही अपने सदमे से उबर गए। बेली होंगज़ून उनका दोस्त था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बेली होंगज़ून को इतना अद्भुत बनते देखकर खुश थे। वीआईपी बॉक्स में बैठे शुवान युवान हुआन का दिल आश्चर्य से भर गया। हालांकि उसने शिकार प्रतियोगिता में एक जीत हासिल कर ली थी, लेकिन शाही परिवार में कई बच्चे थे। एक और हड्डी शुद्धिकरण गोली लेकर घर लौटना सबसे अच्छा होगा। इस बार हमारे पास कुल मिलाकर 3 हड्डी शुद्ध करने वाली गोलियां हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को मौका मिले, हम इसे 3 अलग-अलग नीलामियों में विभाजित करेंगे। नीलामी हॉल में सूजन की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी लोग हड्डियों को शुद्ध करने वाली 3 गोलियों को लेकर और भी उत्साहित हो गए। अगर सिर्फ एक गोली होती तो उनके लिए उसे पाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अगर 3 गोलियां होती तो उनके पास उसे पाने का बेहतर मौका होता। प्रथम श्रेणी की सीटों पर बैठे ली चेंकियान भी हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोलियों के बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। आज सुबह उनका मूड खराब था, इसलिए उन्होंने नीलामी देखने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। उन्हें नीलामी से ऐसी सुखद हैरानी की उम्मीद नहीं थी। चूंकि यूयुई के चेहरे के साथ जो हुआ था उसके बारे में सभी को पहले से ही पता था, इसलिए उनके पास उसकी ताकत बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली उसी की होनी चाहिए। अब हम हड्डियों को शुद्ध करने वाली पहली गोली की नीलामी शुरू करेंगे। शाही शहर में अस्थि शोधन गोली कितनी अनमोल है, ये तो सभी जानते हैं और इसे पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अस्थि शोधन गोली की कोई शुरुआती कीमत या न्यूनतम वृद्धि सीमा नहीं है। हर कोई अपनी इच्छानुसार बोली लगा सकता है। बेली होमजून की आंखें सिकुड़ गईं। सूजन वाकई कमाल की थी। नीलामी में शुरुआती कीमत आमतौर पर सभी को इसके मूल्य का एक मोटा अनुमान देती है, इसलिए अंतिम विक्रय मूल्य सामान्यतः शुरुआती कीमत से बहुत अधिक नहीं होता है। यदि कोई प्रारंभिक मूल्य निर्धारित न किया जाए और सभी को शुरुआत में कुछ भी न दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी कीमत काफी अधिक हो जाएगी। मास्टर, ऐसा लगता है कि तियांशियांग नीलामी आज हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोलियां बहुत ऊंची कीमत पर बेच सकती है। लिटिल ब्लैक ने हंसते हुए कहा। लिटिल व्हाइट ने धीरे से सिर हिलाया। इस बार समय का चुनाव गलत नहीं था। नीलामी हॉल में मौजूद हर कोई वास्तव में हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोलियां चाहता है। बेली होमजून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ नहीं बोली। तियांशियांग नीलामी घर की कुशलता उसकी कल्पना से कहीं बेहतर थी। 10,000 सोने के सिक्के। तीसरी श्रेणी की सीटों पर बैठे एक व्यक्ति ने अचानक पहली गोली लगाई। कीमत सुनकर हर किसी को घृणा का अनुभव हुआ। नीलामी की तो बात ही छोड़िए, हड्डी साफ करने वाली गोली तो दुकान में भी इतनी सस्ती नहीं मिलती। इस व्यक्ति की शुरुआती कीमत सचमुच शर्मनाक थी। सबकी उपेक्षा को भांपते हुए वह व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। एक आम आदमी के लिए 10,000 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम थे। हालांकि वह नीलामी में मौजूद सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा बोली लगाने के कुछ ही क्षण बाद एक दर्शक बॉक्स से एक आवाज आई। 100,000 सोने के सिक्के। जुबान युवान हुआ ने अचानक अपना मुंह खोला और सीधे कीमत बढ़ाकर 100,000 सोने के सिक्के कर दी। सभी के चेहरे बदल गए। नीलामी शुरू होने के बाद से युवराज ने एक बार भी बात नहीं की थी, इसलिए लगभग सभी लोग उनके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। युवराज की प्रतिष्ठा कितनी शक्तिशाली थी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उन्हें नाराज करने की, और इसलिए एक पल के लिए नीलामी हॉल पूरी तरह से शांत हो गया। जब किसी और ने बोली नहीं लगाई तो सूजन थोड़ा हैरान रह गया और केवल इतना ही कह सका, 100,000 सोने के सिक्के एक ही बार में। 100,000 सोने के सिक्के 2 बार, 1 लाख सोने के सिक्के 3 बार। महामहिम युवराज को हड्डी शुद्ध करने वाली गोली के लिए उनकी विजयी बोली के लिए बधाई। लाल पोशाक वाली महिला मंच पर आए, हाथ में हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली से भरी चांदी की थाली लिए हुए, और शुवानेवान हुआन के दर्शक दीर्घा की ओर चल पड़ी। C-193 सभी ने दबी आवाज में राहत की सांस ली। युवराज जी ने अस्थि शुद्धि की पहली गोली पहले ही ले ली थी। अगर महाराज की गोली न होती तो हड्डी साफ करने वाली पहली गोली निश्चित रूप से और अधिक कीमत पर बिकती। शाओ ज़िफान ने अफसोस भरी आह भरते हुए कहा। इसी वजह से शेंगजुआन महाद्वीप में औषधि विशेषज्ञों की लगभग पूजा की जाती थी। उनके द्वारा बनाई गई एक गोली ही साधकों को पागल करने के लिए काफी थी। झाओ यूनिक्सी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक बार युवराज जी अपना मुंह खोल दे तो बोलने की हिम्मत कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि युवराज जी तीनों के लिए बोली लगाएंगे? शाओ ज़िफान ने कुछ देर तक मन ही मन बुदबुदाया और फिर बोला, शायद वह ऐसा नहीं करेगा। हड्डियों को शुद्ध करने वाली दूसरी गोली के लिए बोली लगाना अब शुरू हो गया है। 100,000 सोने के सिक्के, 1 लाख सोने के सिक्कों की बात दोबारा सुनकर सब लोग क्षण भर के लिए चौंक गए। लेकिन इस बार फोन करने वाले शुवानेवान हुआ नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ली चेंकियान थे। ली चेंकियान को देखकर बेली होमजून के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तरह की संकरी राह पर चलने वाले दुश्मन वाकई दिलचस्प थे। जब सभी ने देखा कि युवराज ने अभी तक गोली नहीं लगाई है, तो उनके दिलों में थोड़ी राहत की भावना जागी। हालांकि प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली थे, लेकिन उनसे डरने वाले लोगों की संख्या कहीं कम थी। 110,000 सोने के सिक्के, 120,000 सोने के सिक्के। सबको अचानक चुप होते और फिर चौंका देने वाली कीमतों की घोषणा करते देख ली चेंकियान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। जब दाई जिमान नीलामी हॉल में लौटी और देखा कि दूसरी हड्डी शुद्धिकरण गोली की बोली लग चुकी है, तो उसने तुरंत बोली में हिस्सा लिया। 150,000 सोने के सिक्के, 160,000 सोने के सिक्के। ली चेंकियान बोली, 170,000 सोने के सिक्के। दाई जिमान ने भौहें चढ़ा ली। कीमत तो पहली हड्डी शुद्ध करने वाली गोली की कीमत से लगभग दोगुनी थी, लेकिन ली चेंकियान हड्डी शुद्ध करने वाली गोली को जीतने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था, और उसने बिना किसी झिझक के एक बार फिर कीमत बढ़ा दी। उन्होंने कई नीलामियों में भाग लिया था और उन्हें काफी अनुभव था। वे अच्छी तरह जानते थे कि तीसरी हड्डी शुद्ध करने वाली गोली निश्चित रूप से दूसरी से भी अधिक महंगी होगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें यही गोली चाहिए थी। 200,000 सोने के सिक्के। ली चेंकियान की बोली सुनकर दाई जिमान ने भी हार मान ली। उसे ली युयुई की मौजूदा स्थिति के बारे में पता था और वह जानती थी कि ली चेंकियान इसे पाने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि तीसरी गोली उसी की होगी। हड्डी साफ करने वाली दूसरी गोली ली चेंकियान को बेच दी गई और तीसरी गोली की नीलामी शुरू हो गई। 150,000 सोने के सिक्के। अपना मुंह खोलते ही दाई जिमान ने सीधे कीमत बढ़ाकर 150,000 सोने के सिक्के कर दी, जिससे कई साधकों को अपनी योजनाएं छोड़नी पड़ी। सभी लोग दाई जिमान को देख रहे थे, उनके दिलों में असीम अफसोस भरा हुआ था। साधना की गोलियां सचमुच ऐसी चीज थी जिन्हें केवल धनी लोग ही खरीद सकते थे। जहां तक सिर्फ देखने वाले आम लोगों की बात है, तो सिर्फ कीमत देखकर ही वे सदमे में ऊपर देखने लगे। सबकी प्रशंसा भरी निगाहों को देखकर दाई जिमान का चेहरा गर्व से भर गया। वह देखना चाहती थी कि कौन उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत करता है, लेकिन उसी क्षण अचानक एक ठंडी आवाज ने पुकारा, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। 150,001 सोने के सिक्के। सभी लोग अचंभित रह गए। कम से कम सभी ने कीमत में 1,000 सोने के सिक्के बढ़ा दिए थे, और कई लोगों ने तो कम से कम 10,000 सोने के सिक्के बढ़ा दिए थे। लेकिन क्या उन्होंने अभी बेली होमजून को केवल एक सोने का सिक्का बढ़ाते हुए सुना? इसे बोली लगाना नहीं कहा जा सकता था, ये तो बस दाई जिमान को उकसाना था। दाई जिमान का चेहरा राख हो गया था। वह शापित बेली होमजून 160,000 सोने के सिक्के, 160,001 सोने के सिक्के, 170,000 सोने के सिक्के, 170,001 सोने के सिक्के। दाई जिमान चाहे कितनी भी बोली लगाए, बेली होमजून हमेशा उसे एक सोने का सिक्का अधिक की बोली लगाएगा। उसकी मजाक भरी आवाज ने दाई जिमान को साफ बता दिया कि वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी।
लेकिन दाई जिमान कुछ नहीं कर सका। C194 बेली होंगजून, तुम हद पार कर रहे हो। दाई जिमान की आवाज गुस्से से भरी थी। अपने पूरे जीवन में उसने पहली बार किसी से इतनी नफरत की थी। कल उसे बेली होंगजून को जान से मारना ही होगा। बेली होंगजून ने भौहें उठाकर मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस तुम्हारी नकल कर रही थी। क्या तुम्हें पहले ऐसा करने में जरा भी शर्म नहीं आती थी? उसकी बातें सुनकर दाई जिमान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह सचमुच बेली होंगजून की बातों का जवाब नहीं दे सकी। 200,000 सोने के सिक्के 200,001 सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। पहले तो उन्हें लगा था कि दाई जिमान हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेली होंगजून वास्तव में और भी ज्यादा निर्दयता से बोली लगाएगा। उस एक सोने के सिक्के ने दाई जिमान को पागल कर दिया था। 250,000 सोने के सिक्के 250,001 दाई जिमान की आवाज पहले से ही बहुत बेचैन थी, लेकिन बेली होंगजून की आवाज शांत और स्थिर बनी रही। दरअसल उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली उसकी अपनी चीज थी, इसलिए चाहे वह कितनी भी कीमत लगाए, अंततः वह उसी की होगी। इसके अलावा तियान शियांग ने उसे प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली। उसने दाई जिमान को हड्डी शुद्ध करने वाली गोली बेचने से इनकार कर दिया। 300,000 सोने के सिक्के बेली होंगजून ने दाई जिमान को पागल कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बेली होंगजून कीमत को और भी ज्यादा बढ़ाने की हिम्मत करेगी। सबने ठंडी सांस ली। कीमत सचमुच बहुत ज्यादा थी। एक हड्डी शुद्ध करने वाली गोली के लिए 300,000 सोने के सिक्के पहले की 2 हड्डी शुद्ध करने वाली गोलियों के संयुक्त मूल्य के बराबर थे। 300,001 बेली होंगजून को दोबारा बोली लगाते देख सब लोग दंग रह गए। बेली होंगजून वाकई बहुत उग्र था। कीमत सुनकर दाई जिमान ने ऊपर की ओर देखा। उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। जिमान रुको, बेली होंगजून ने अस्थि शुद्धिकरण की गोली के लिए बोली लगाई है। ये कीमत उसके लिए पहले से ही बहुत अधिक है। लियू जिनकुन ने उसे सांत्वना दी। दाई जिमान ने हल्के से सिर हिलाया। यही उसके लिए एकमात्र सांत्वना थी। उसने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। कीमत उसकी सहनशीलता की सीमा से बहुत ऊपर जा चुकी थी। अगर उसने दोबारा बोली लगाई और बेली होंगजून ने बोली लगाने से इनकार कर दिया, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। चेन वानफेई को तीसरी हड्डी शुद्धिकरण गोली जीतने पर बधाई। सू जो ने हथौड़ा मारकर नीलामी के परिणाम की घोषणा की। हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोली बेली होंगजून के पास लाई गई। शाओ जिफान और झाओ यूनिक्सी ने गोली को देखा और उन्हें थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। यह एक ऐसी गोली थी जिसकी खेती करने वाले लोग अपने सपनों में भी कामना करते थे। उन्होंने बोली नहीं लगाई क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि उनके पास इसे खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। दोनों की आंखों में चमक देखकर बेली होंगजून ने अपने स्पेस पाउच से एक सफेद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और दोनों को दे दी। हड्डियों को शुद्ध करने वाली ये 2 गोलियां मेरी तरफ से आप दोनों के लिए उपहार हैं। उनकी बातें सुनकर शाओ जिफान और झाओ यूनिक्सी दोनों चौंक गए। बेली होंगजून की मुस्कान देखकर वे काफी देर तक अपनी हैरानी से उबर नहीं पाए। हमारे लिए उपहार? झाओ यूनिक्सी ने स्तब्ध होकर बुदबुदाया। बेली होंगजून ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों के लिए एक उपहार। हालांकि उसने हड्डियों को शुद्ध करने वाली 5 गोलियां बनाई। इनमें से 2 नीलामी में बेची जानी थी, 2 शाओ जिफान और झाओ यूनिक्सी के लिए थी और आखिरी गोली उसने खुद के लिए रखी थी। जब शाओ जिफान ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तो उसने जल्दबाजी में इनकार कर दिया। ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्या मजाक है? हड्डियों को साफ करने वाली गोली 200,000 सोने के सिक्कों में बिक गई। झाओ यूनिक्सी की आंखों में सुखद आश्चर्य की चमक आ गई, लेकिन जब उसने शाओ जिफान को देखा, तो उसने भी तुरंत इनकार कर दिया। जिफान सही कह रही है, ये बहुत ही कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। C195 बेली होंगजून ने बस हाथ हिलाते हुए कहा, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही हड्डी शुद्ध करने वाली गोली से बहुत फायदा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि जिफान, तुम एज और वाटर स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो। मना मत करना। शाओ जिफान का दिल थोड़ा कांप गया। हाँ, उसे हर हाल में एज और वाटर स्कूल की परीक्षा पास करनी ही थी। दरअसल वह पहले से ही जानता था कि वह उतना मजबूत नहीं है। उसे परीक्षा पास करने का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। इस हड्डी को मजबूत करने वाली गोली से उसकी ताकत में निश्चित रूप से सुधार होगा। मामूली सा अंतर भी उसके पास होने या फेल होने का फैसला कर सकता है। एक पल के लिए वह चुप हो गया। शाओ जिफान ने बेली होंगजून की ओर गहरी नजर डाली और बोला, धन्यवाद। भविष्य में अगर आपको मुझसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मना नहीं करूंगा। बेली होंगजून के बारे में अब तक उसे जो पता था, उससे यही लगता था कि वही हमेशा उसकी मदद करती थी। उसने बस इतना ही किया था कि जब नरक के भेड़िए हमला करते थे, तब उसने बेली की मदद की थी। उसका दिल अच्छी तरह जानता था कि उसकी मदद से बेली होंगजून को शायद ही कोई फायदा हुआ था, लेकिन उसे क्राक की वजह से बेली होंगजून ने उसे अपना दोस्त मान लिया था। उसे यह बात स्वीकार करने में शर्म आ रही थी। वह बेली होंगजून का मित्र होने के लिए तहे दिल से आभारी था। हालांकि वह बेली होंगजून को कुछ भी वापस नहीं दे सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह भविष्य में उसकी मदद जरूर करेगा। शाओ जिफान की दृढ़ और संकल्पित आंखों को देखकर बेली होंगजून की मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई। ठीक है, झाओ यूनिक्सी ने भी कहा, आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा। हालांकि इस साल मुझे एज और वाटर स्कूल में दाखिला लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगले साल मैं जरूर मेहनत करके आप दोनों के साथ जुड़ूंगी। वीआईपी बॉक्स से निकलते समय तीनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। बेली होंगजून ने पहल करते हुए खजाने की जांच कक्ष में प्रवेश किया। सू होंगयुआन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि सू शिनचुन भी खजाने की जांच कक्ष में मौजूद थी। बेली होंगजून को आते देखकर सू होंगयुआन के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान उभरी। चेन वानफे, आप आए। बेली होंगजून मन मन मुस्कुराए और सू, दुकानदार सू, किसने सोचा होगा कि हड्डी साफ करने वाली गोली की नीलामी करने वाला असल में चेन वानफे होगा। सू शिनचुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में वह केवल बेली होंगजून की जीवनशैली की प्रशंसा करता था। जब उसे पता चला कि हड्डियों को शुद्ध करने वाली गोलियां वास्तव में बेली होंगजून की थी, तो उसने बेली को थोड़ा महत्व देना शुरू कर दिया। चाहे वह चिकित्सा विशेषज्ञता हो, ताकत हो, क्षमता हो या पृष्ठभूमि, बेली होंगजून के बारे में कुछ भी सरल नहीं था। अतीत में उन्होंने बेली होंगजून पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। नीलामी में बेची गई हड्डियों को शुद्ध करने वाली 3 गोलियों की राशि आपके कार्ड में जमा कर दी गई है। कोई जरूरत नहीं, मुझे तियान शियांग ट्रेडिंग कॉमर्स पर भरोसा है। बेली होंगजून ने मीठी मुस्कान दी। तियान शियांग ट्रेडिंग कॉमर्स के विशाल वित्तीय संसाधनों के साथ उनके लिए इतनी छोटी सी संपत्ति पर लालच करना नामुमकिन था। अगर वह सच में इसे देख भी लेती, तो ये सचमुच बहुत तुच्छ बात होती। सू होंगयुआन की मुस्कान और गहरी हो गई। बेली होंगजून केवल 15 वर्ष की थी, लेकिन उसके आचरण और व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। चेन वानफे, ये तियान शियांग ट्रेडिंग कॉमर्स का वीआईपी पास है। हमें उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। सू शिनचुन ने तियान शियांग ट्रेडिंग कॉमर्स के वीआईपी कार्ड, ब्लैक कार्ड को बेली होंगजून को सौंप दिया, जो कॉइन कार्ड से जुड़ा हुआ था। सू शिनचुन ने तियान शियांग चैंबर ऑफ कॉमर्स के वीआईपी कॉइन कार्ड धारक बेली होंगजून को काला कार्ड सौंप दिया। काले सोने के सिक्के जैसा दिखने वाला कार्ड आलीशान होने के साथ साथ संयमित भी था। अगर आप उस पर सरसरी नजर डालते, तो आपको पता चलता कि कार्ड इतना साधारण नहीं था। बेली होंगजून की प्यारी निगाहें उस रंग को देखकर थोड़ी हैरान रह गईं। भले ही वह नीलामी में 3 अस्थि शोधन गोलियां लेकर आई थी, लेकिन इसे वीआईपी कार्ड मिलना नामुमकिन था। वह जानती थी कि तियान शियांग नीलामी घर का वीआईपी कार्ड एक दुर्लभ वस्तु है। सू शिनचुन उसे इतनी आसानी से कैसे दे सकता था, लेकिन चूंकि वे उसे ये दे रहे थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। C196 वीआईपी कार्ड सस्ता नहीं था। अगर आपके पास वीआईपी कार्ड होता, तो प्रोसेसिंग फीस और कमीशन में काफी कटौती हो जाती। वाकई एक बढ़िया चीज थी। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद दुकानदार सू। बेली होंगजून के जाने के बाद सू होंगयुआन ने पूछा, आपने उसे वीआईपी कार्ड देने का फैसला क्यों किया? हालांकि वे बेली होंगजून के पीछे के दवा विशेषज्ञ के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन यह वीआईपी कार्ड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सू शिनचुन ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, वह युवती साधारण नहीं है।
भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से चौंकाने वाली होंगी। केवल चिकित्सा में उसकी विशेषज्ञता ही उसे वीआईपी कार्ड दिलाने के लिए काफी है। हालांकि शेंगक सुआन महाद्वीप में कुछ ही उच्च कुशल औषधि निर्माता थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां कोई था ही नहीं। लेकिन बेली होंगजूंग की बराबरी कर सकने वाले डॉक्टर बहुत कम थे। सिर्फ इसी एक बिंदु से बेली होंगजूंग का मामला सरल नहीं रह गया था। सू होंगयुआ ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी उस लड़की की प्रशंसा करता हूँ। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि भविष्य में वह कितनी तरक्की करेगी। बेली होंगजूंग चेन महल लौट आए। इसी बीच बेली होंगजूंग और दाई जिमान के बीच जीवन मरण के संघर्ष की खबर पूरे शाही शहर में फैल रही थी। क्या चेन वानफेई और मिस दाई के बीच जीवन मरण का द्वंद्व युद्ध होने वाला है? मिस दाई पिछले 1 साल से एज और वाटर स्कूल में साधना कर रही हैं। मैंने सुना है कि वह मिस्टीरियस एऑन के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच चुकी हैं, जो चेन वानफेई से एक चरण ऊपर है। चेन वानफेई ने द्वंद्व युद्ध की शुरुआत की। क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं है? मैंने सुना है कि मिस दाई के शब्द कुछ ज्यादा ही आक्रामक थे, इसलिए चेन वानफेई ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। कितना लापरवाह है ना। बेली होंगजूंग और दाई जिमान के बीच द्वंद्व युद्ध का लगभग किसी ने समर्थन नहीं किया। शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। जैसा कि सभी जानते हैं, अपने से एक स्तर आगे के व्यक्ति को चुनौती देना कभी भी आसान नहीं होता था। लगभग कोई भी साधक ऐसा करने में सक्षम नहीं होता था। बेली होंगजूंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। शाम का भोजन करने के बाद वह साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट गई। अपने हाथों में हड्डी शुद्ध करने वाली गोली को देखकर बेली होंगजूंग ने बिना किसी झिझक उसे निगल लिया। साधना के दौरान जितनी जल्दी आप इस गोली का सेवन करेंगे, इसके प्रभाव उतने ही बेहतर होंगे। अस्थि शुद्धिकरण की गोली न केवल आध्यात्मिक शक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ाती है, बल्कि साधना की गति में भी सुधार करती है। लेकिन जब हत्यान सीमा के साधक श्यानत्यान सीमा में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें भी आत्मा की शुद्धि से गुजरना पड़ता है। आत्मा शुद्धि के परिणाम अस्थि शुद्धि की गोली के समान ही थे, लेकिन उससे कहीं बेहतर थे। ये शरीर की सभी अशुद्धियों को दूर कर देता था और साधारण सांसारिक व्यक्ति अमर बन जाता था। उनकी साधना की गति में जबरदस्त सुधार होता था। इसी वजह से खेती के शुरुआती चरण इतने धीमे थे। जब बेली होंगजूंग ने अस्थि शुद्धिकरण की गोली ली, तब लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। हड्डी शुद्ध करने वाली गोली लेना बेहद दर्दनाक था। आप इसे जितनी देर तक अपने पास रखते, उतनी ही अधिक अशुद्धियां बाहर निकलती और इसका असर उतना ही बेहतर होता। देखते ही देखते बेली होंगजूंग को दर्द की लहरें महसूस होने लगी, मानो चींटियां उसके शरीर के हर इंच को कुतर रही हों। उसकी धमनियों और नसों में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसका शरीर सिकुड़कर भ्रूण की मुद्रा में आ गया। माथे से मटर के दाने के आकार की पसीने की बूंदें टपक रही थी और वह अपने होठों को काट रही थी। असहनीय दर्द को सहन करते हुए एक भी आवाज नहीं निकाल रही थी। समय बहुत धीरे-धीरे बीता हुआ प्रतीत हो रहा था। दर्द से कराहते हुए बेली होंगजूंग के हाथों की नसें नीली पड़ गई थी। यह एहसास वाकई भयानक है, भले ही मुझे पुनर्जन्म के बाद फिर से इसका सामना करना पड़े। बेली होंगजूंग ने अवाक होकर कहा, उसने अपने पिछले जन्म में भी अस्थि शुद्धिकरण की गोली ली थी। अब इसे दोबारा लेने पर उसे सचमुच अविस्मरणीय अनुभूति हुई। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट ने बेली होंगजूंग को प्रशंसा से भरी निगाहों से देखा। वे जानते थे कि अस्थि शुद्धिकरण की गोली लेना कितना कष्टदायक होता है। कई साधक इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते थे और परिणामस्वरूप गोली की पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते थे। बेली होंगजूंग ने न केवल इसे सहन किया बल्कि दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली। C-197 प्राइमोर्डियल कैस रिंग के पास मास्टर को चुनने के वाकई अच्छे कारण थे। लिटिल ब्लैक ने आह भरते हुए कहा। लिटिल व्हाइट ने सहमति में सिर हिलाया। स्पिरिट टूल का स्वामी बनना इतना आसान कैसे हो सकता है? पिछले कुछ वर्षों में कई साधकों ने अंगूठी के संपर्क में आए, लेकिन आदिम अराजकता की अंगूठी ने उनमें से किसी को भी अपना स्वामी नहीं माना। मेरी राय में केवल मास्टर के पास ही इतनी प्रतिभा थी कि आदिम अराजकता के छल्ले ने उन्हें अपना स्वामी मान लिया। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मास्टर का नाम पूरे शेंगजुआन महाद्वीप में जरूर जाना जाएगा। जब वो समय आएगा, हम काले और सफेद जुड़वा शैतान ही। जब बेली होंगजूंग अगले दिन उठी, तो उसका शरीर गंदगी और अशुद्धियों की एक मोटी परत से ढका हुआ था। उसने तुरंत स्नान किया और फिर भोजन करने बैठी। गुरुजी, आपने जो हड्डी शुद्ध करने वाली गोली ली थी, उसका क्या परिणाम रहा? लिटिल ब्लैक ने बेली होंगजूंग के सामने सरकते हुए पूछा। बेली होंगजूंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं है। मैं इसे अधिकतम प्रभावशीलता हासिल करने में कामयाब रहा। चूंकि यह उसका दूसरी बार था, इसलिए उसे पता था कि शुद्धिकरण के दौरान और बाद में क्या करना है, इसलिए कोई समस्या नहीं हुई। शुद्धिकरण के बाद उसे लगा कि उसका शरीर काफी हल्का हो गया है और साधना करना भी आसान लगने लगा। हालांकि इसके प्रभाव बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन भविष्य में इसके लाभ अधिक स्पष्ट होंगे। जल्द ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होगी। गुरुजी, क्या आप तैयार हैं? लिटिल ब्लैक चिंतित था। इस लड़ाई में जोखिम था। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, इसलिए वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता था। बेली होंगजूंग ने लिटिल ब्लैक के सिर पर थपथपाया। उसका मुलायम स्पर्श बहुत आरामदायक था। चिंता मत करो, दाई जिमान मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। वर्तमान में भोजन कर रहे बैशी बेली होंगजूंग के सामने आए और शर्माते हुए बोले, मालिक आपको शुभकामनाएं। बेली होंगजूंग मुस्कुराई। ये तीनों छोटे बच्चे सचमुच बहुत प्यारे हैं। उसे नहीं पता था कि बैशी उस अंडे में बहुत देर तक बन रहा था या फिर यह उसकी पेटू प्रकृति थी, लेकिन उसने आज भी बहुत कुछ खा लिया था। और उसी समय बेली होंगजूंग ने देखा कि बैशी का शरीर कुछ हद तक बढ़ गया था। राक्षसी जीवों का विकास अलग अलग जीवों में भिन्न होता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बैशी जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह बैशी उसका दायां और बायां हाथ बन सकता था। वो टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक के दौरान सूरज तेज धूप से चमक रहा था, जो असहनीय और चिलचिलाती गर्मी प्रदान कर रहा था। जीवन और मृत्यु के इस युद्ध के मंच के चारों ओर काफी समय से भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर ये तमाशा देखने आया हो। आसपास के रेस्तरां खचाखच भरे हुए थे। ऐसे समय में इस शो को देखते हुए भोजन करना और चाय पीना सबसे आरामदायक विकल्प था। जब बेली होंगजूंग मंच पर पहुंची, तो उन्होंने जीवन दृश्य देखा। उनके होठों के कोने ऊपर उठे। ऐसा लग रहा था कि शाही शहर में कई लोग इस शानदार शो का आनंद ले रहे थे। बेली होंगजूंग, आप यहाँ हैं। बेली होंगजूंग को आते देख शाओ ज़िफान और झाओ यूनिक्सी दौड़कर उसके पास पहुंच गईं। बेली होंगजूंग के आते ही उनके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। बेली होंगजूंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों काफी जल्दी आ गए। बेली होंगजूंग, अभी तो द्वंद्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अगर तुम्हें पछतावा हो तो लड़ने की जरूरत नहीं है। आवेग में आकर अपनी जान मत गवाओ। झाओ यूनिक्सी चिल्लाए। उनकी राय में उनका जीवन उनके चेहरे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। झाओ यूनिक्सी की चिंतित आंखों में देखते हुए बेली होंगजूंग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं आवेगशील व्यक्ति नहीं हूँ। क्या आपको यकीन है? शाओ ज़िफान ने पूछा। बेली होंगजूंग मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं कभी हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ूंगा। C-198 बेली होंगजूंग को आत्मविश्वास से मुस्कुराते देख शाओ ज़िफान को कुछ हद तक तसल्ली हुई। वह जानता था कि बेली होंगजूंग की युद्ध क्षमता बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। चूंकि बेली होंगजूंग ने पहले ही फैसला कर लिया है, इसलिए उसे बस उसके फैसले का समर्थन करने की जरूरत है। बेली होंगजूंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। भीड़ से एक तीखी उपहास भरी आवाज सुनाई दी। ये गुस्से भरी आवाज निस्संदेह दाई जिमान की थी। दर्शकों की निगाहों के सामने बेली होंगजूंग ने मंच की दूसरी ओर दाई जिमान को देखा। आज दाई जिमान ने फिर से लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह खिले हुए फूल की तरह लग रही थी, मानो उसमें एक गहरा क्रोध झलक रहा हो। वहां खड़े रहने मात्र से ही वातावरण में एक महान और निस्संदेह अभिमानपूर्ण आभा व्याप्त थी। उसके चेहरे के भाव अहंकार से भरे हुए थे। क्या तुम्हें लगता था कि हर कोई तुम्हारी तरह बदमाश है? बेली होंगजूंग ने उदासीनता से बात की। उसकी आवाज पहाड़ों की झरना जैसी थी, कुरकुरी लेकिन मधुर। ये दाई जिमान की तरह दबंग और जबरदस्ती वाला नहीं था, लेकिन किसी को क्रोधित करके मौत की घाट उतारने के लिए काफी था। बेली होंगजूंग, तुम सचमुच मरने तक पश्चाताप नहीं करोगे। अभी भी तुम एक मरे हुए बत्तख की तरह व्यवहार कर रहे हो जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। दाई जिमान की आवाज क्रोध से भरी हुई थी। उसने पहले सोचा था कि रात भर सोचने के बाद बेली होंगजूंग को उसकी चुनौती मूर्खतापूर्ण लगेगी और उसे पछतावा होगा।
उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बेली होंगजुंग में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। तुमने तो अभी तक प्रहार भी नहीं किया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हार जाऊंगा? अभी तो बहुत जल्दी है। बेली होंगजुंग ने दाई चिमान की ओर उदासीनता से देखा। दाई चिमान के दबंग रवैये की तुलना में बेली होंगजुंग बेहद बेपरवाह लग रही थी। लेकिन इसके विपरीत बेली होंगजुंग के पास स्पष्ट रूप से एक योजना थी। दाई चिमान के पिता दाई त्यानिक्सियोन ने शांत और उदासीन बेली होंगजुंग को गौर से देखा। जब उन्होंने कल दाई चिमान और बेली होंगजुंग के बीच हुए झगड़े के बारे में सुना, तो उन्हें लगा कि पूरी स्थिति बेहद पेचीदा है। एक वरिष्ठ होने के नाते उन्हें युवा पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। युवा पीढ़ी के संघर्ष अनेक थे। अगर उसने दखल दिया तो स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी। लेकिन ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, यह जीवन का सवाल था। अगर वह एक साधारण व्यक्ति होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेली होंगजुंग की वर्तमान पहचान बहुत संवेदनशील थी। चेन वानफे, जो एक दिव्य चिकित्सक और एजोर वाटर स्कूल की व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित छात्रा थी, और बेली चेंटाओ की बेटी होने के नाते उन्हें जो समर्थन प्राप्त था, इन सब कारणों से बेली होंगजुंग के साथ व्यवहार करना किसी भी तरह से आसान नहीं था। हालांकि बेली चेंटाओ और बेली होंगजुंग का प्रदर्शन कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन बेली युयान की मृत्यु के बाद बेली होंगजुंग जनरल के घराने का सबसे उत्कृष्ट बच्चा बन गया। उन्हें विश्वास था कि बेली चेंटाओ का बेली होंगजुंग के प्रति रवैया निश्चित रूप से बदलेगा। वे हमेशा युवा पीढ़ी की ताकत का ख्याल रखते थे। अगर बेली होंगजुंग ने शुरू से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन किया होता, तो उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं होती। बेली होंगजुंग, क्या तुमने कल हड्डी शुद्ध करने वाली गोली की बोली लगाने में झिमांग के साथ कोई गड़बड़ की थी? दाई त्यानिक्सियोन ने धीरे-धीरे, शांत और संयमित स्वर में कहा। यही वह बात थी जिससे वह सबसे ज्यादा असंतुष्ट था। हड्डी को शुद्ध करने वाली गोली कितनी दुर्लभ थी। अगर दाई झिमान को कल अस्थि शुद्धिकरण की गोली मिल जाती, तो उसकी साधना और क्षमता में निश्चित रूप से सुधार होता। एजोर वाटर स्कूल में उसका प्रदर्शन भी निश्चित रूप से बेहतर होता। लेकिन बेली होंगजुंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुनकर बेली होंगजुंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खजाना मिलता है। उसने मुझसे ज्यादा बोली नहीं लगाई, इसलिए वह हार गई। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी? मुझे जनरल दाई का तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर भी एक सोने के सिक्के से कीमत बढ़ाना, क्या ये जानबूझकर जीमान को अपमानित करने की कोशिश नहीं थी? दाई त्यानिक्सियोन की आवाज धीमी हो गई। उसके शब्दों में एक हल्की सी धमकी घुल मिल गई। C-199। बेली होंगजुंग की तीखी भौहें इस तरह उठी मानो उन्हें दाई त्यानिक्सियोन के शब्दों में छिपी धमकी की बिल्कुल भी परवाह न हो। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको अपनी प्यारी बेटी से पूछना चाहिए। इस एक टिप्पणी पर मंच के नीचे मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ये स्पष्ट रूप से दाई चिमान ही थी जिसने कल नीलामी में बेली होंगजुंग के दोस्तों को उकसाया था, और बेली होंगजुंग ने अभी-अभी दाई चिमान को उसी की दवा का स्वाद चखाया है। बेली होंगजुंग की विधि ही सबसे अनोखी थी। इस एक सोने के सिक्के के बड़े हुए मूल्य ने सभी को चौंका दिया। अंततः ऐसा करने का मतलब यही है कि तुम गलत हो। दाई त्यानिक्सियोन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अभी जिमान से माफी मांगो। आपके सपनों में बेली होंगजुंग ने ये शब्द इतनी स्पष्टता से कहे मानो उसने इस पर बिल्कुल भी विचार न किया हो। यह आपकी बेटी की गलती थी और आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं। जनरल दाई, क्या आप वाकई जाग रहे हैं? दाई त्यानिक्सियोन ने भौहें चढ़ा ली। उसे आखिरकार समझ आ गया कि बेली होंगजुंग की जुबान कितनी तीखी थी। अब उसके पास इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। चूंकि तुम जनरल बेली की बेटी हो, इसलिए जब तक तुम जीमान से माफी मांग लेती हो और मुआवजे के तौर पर बोन पिल निकाल लेती हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और आज इस पर तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। दाई त्यानिक्सियोन की आवाज में ऐसा स्वर था मानो वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। अगर बेली होंगजुंग की पहचान न होती, तो वह इतनी आलस करती कि यह बात कहती भी नहीं। दाई चिमान का दिल असंतोष से भरा हुआ था। वह इस मौके का फायदा उठाकर बेली होंगजुंग को मारना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। अगर बेली होंगजुंग सिर्फ बोन पिल निकाल लेती तो भी ठीक था। अकादमी पहुंचने के बाद वह उसे मारने का कोई न कोई तरीका सोच लेगी। जब भीड़ ने दाई त्यानिक्सियोन के शब्द सुने, तो सबकी निगाहें बेली होंगजुंग पर टिक गईं। यह उसके लिए एक अच्छा मौका था। अगर वह बोन पिल निकाल लेती, तो भले ही उसकी थोड़ी बदनामी होती, फिर भी वह अपनी जान बचा सकती थी। रेस्तरां में जुआन युवान हुआन और जुआन युवान जिंग ने बेली होंगजुंग की ओर देखा। वे जानना चाहते थे कि वह क्या निर्णय लेगी। मेरी समझ से तो वह जरूर मान जाएगी, क्योंकि यह तो बस एक हड्डी की गोली है। हालांकि यह कीमती है, लेकिन उसकी जिंदगी की कीमत के आगे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जुआन युवान जिंग ने धीरे से कहा। शुआन युवान हुआन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ये बेली होंगजुंग का स्वभाव नहीं है। वह सहमत नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में उसे बेली होंगजुंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया था। जितना ज्यादा कोई उस पर दबाव डालता, उतना ही ज्यादा वह पलटवार करती। बेली होंगजुंग के भीतर गहरा स्वाभिमान समाया हुआ था। इस बेली होंगजुंग की किस्मत वाकई अच्छी है। जनरल दाई तो इस जीवन मरण की लड़ाई को रद्द करने को तैयार हैं। बेली हाउक्सवान ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि जुआन युवान हुआन ने कहा था कि बेली युयान की मृत्यु पवन भेड़ियों के हाथों हुई थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि बेली युयान की मृत्यु बेली होंगजुंग के कारण हुई थी। जिस कचरे को उसने पहले रौंदा था, उसे अब इस तरह चमकता हुआ देखकर वह अपने दिल की गहराई से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सु वॉन्जिंग के चेहरे पर एक भयावह भाव आ गया। ये बेली होंगजुंग, ये तो वाकई बहुत भाग्यशाली है। कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही एक हत्यारा ढूंढ लिया है। भले ही दाई चिमान आज जीवन मरण के दांव पर बेली होंगजुंग को न मार पाए, फिर भी वो कल का दिन नहीं देख पाएगी। सु वॉन्जिंग ने भयावह स्वर में कहा, मैं युयान का बदला जरूर लूंगी। बेली युयान, उसकी प्यारी बेटी, अब मर चुकी थी, और बेली होंगजुंग जैसी निकम्मी लड़की ने युयान की शोहरत छीन ली थी। भला वो इसके लिए कितनी उपयुक्त थी। बेली होंगजुंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और खिलते हुए फूल की तरह एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखें तलवारों की तरह तेज हो गईं। मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा, बशर्ते दाई चिमान मेरे सामने झुककर माफी मांग ले, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। C-200। उसके शब्द दबंग और अभिमानी थे, जो हिंसक और आक्रामक ढंग से आगे बढ़ते थे। दाई त्यानिक्सियोन के सामने भी बेली होंगजुंग ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। वहां मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उससे इतनी उग्रता की उम्मीद नहीं की थी। बेली होंगजुंग तो बस घमंड भरी बकवास कर रही थी, जबकि उसके सामने दाई चिमान कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह दाई चिमान को माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगी। दाई त्यानिक्सियोन का चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। बेली होंगजुंग ने उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया। गुरुजी, इस तरह की महिला तो ताबूत देखे बिना आंसू भी नहीं बहाएगी, और उसने तो ये भी कहा कि वह मुझे माफी मांगने देगी। बस मुझे उसे मार डालने दीजिए। दाई चिमान गुस्से से चिल्लाया। दाई त्यानिक्सियोन ने अब उसे ब्लॉक नहीं किया। उसने बेली होंगजुंग की पहचान का सम्मान करते हुए ही ऐसा कहा था। चूंकि उसने टोस्ट लेने से इनकार कर दिया और बदले में उसे दंड के रूप में पीना पड़ा, इसलिए उसे अब और किसी तरह की आशंका रखने की जरूरत नहीं थी। दाई त्यानिक्सियोन ने मंच से नीचे उतरते हुए अपनी आस्तीन लहराई और कहा, जिमान, अच्छा प्रदर्शन करना। उसकी बातें सुनकर दाई चिमान का चेहरा उत्साहित हो गया और उसने घमंडी निगाहों से बेली होंगजुंग की ओर देखा। ये सब बेली होंगजुंग की आंखों की वजह से हुआ। आज वह सबको उसकी मौत का प्रत्यक्ष गवाह बनने देगा। बेली होंगजुंग, मृत्यु स्वीकार करो। दाई चिमान ने अपनी कमर से चाबुक निकाला और बेली होंगजुंग को देखते हुए भयावह मुस्कान बिखेरी। बेली होंगजुंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसके हाथों में बर्फ की ठंडक देने वाली तलवार प्रकट हुई। चमकीली और पारदर्शी नीली तलवार की धार से ठंडी हवा निकल रही थी। यही वह तलवार थी जिसे उसने नीलामी में 1 लाख सोने के सिक्कों में खरीदा था। इसकी तीक्ष्णता का तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं थी। इसमें बर्फ जैसा गुण था, इसलिए इसे लड़ना मानो पंथले बाग से लड़ने जैसा था। इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि आइस चिलिंग स्वॉर्ड के बर्फ से संबंधित गुण वास्तव में असाधारण थे। ये सचमुच एक शानदार हथियार था। शुआन युवान जिंग चौंक कर देख रही थी और आश्चर्य से शुआन युवान हुआन की ओर मुड़कर बोली, तुम बिल्कुल सही थी। बेली होंगजुंग ने सचमुच मना कर दिया। शुआन युवान हुआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो उतनी सरल नहीं है जितना हमने पहले सोचा था।
भले ही सभी को लगता है कि यह लड़ाई बेली होंगजूंग ने आवेग में आकर की थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई योजना है। तुम्हें लगता है कि वह दाई जीमान को हरा सकती है? जुबान युवान जिंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा संदेह से भर गया। क्या वह सचमुच इतनी ताकतवर है? तूफान के भेड़िए का सामना करते समय वह शांत और निर्दयी थी। किसी को उसके बाहरी आवरण से नहीं आंकना चाहिए। शुवान युवान हुआन को इतने आत्मविश्वास से बोलते देख शुवान युवान जिंग भी कुछ हद तक आश्वस्त हो गया और द्वंद्वयुद्ध के लिए उत्सुक हो गया। बेली हाउक्सवान का चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। बेली होंगजूंग सचमुच मौत को दावत दे रहा था। बेली होंगजूंग ने दाई जीमान को चिढ़ाते हुए कहा, दाई जीमान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मुझे मौका देने के लिए दोष मत देना। दाई जीमान ने ठंडी सांस लेते हुए बेली होंगजूंग को तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हुए कहा, बेली होंगजूंग, तुम अभी इतने घमंडी हो। अपनी ताकत का जायजा लो, और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और दया की भीख मांगूंगा तो मैं तुम्हें सीधे नरक में भेज दूंगा। ये कहते हुए दाई जीमान ने अब और संकोच नहीं किया। अपनी चाबुक लहराते हुए उसने हमला कर दिया। उसे बेली होंगजूंग का मुंह टुकड़े टुकड़े करना ही था। बेली होंगजूंग की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। एक ठंडी हवा का झोंका चुपचाप उसकी पुतलियों से गुजरा। उसने अपने हाथ में बर्फ की ठंडी तलवार पकड़ी और साथ ही दाई जीमान पर हमला कर दिया। टकराना। दाई जीमान ने बेली होंगजूंग पर अपना चाबुक लहराया, लेकिन बेली झुक गई और उसके हमले से बच गई। उसी समय बेली होंगजूंग ने तेजी से दाई जीमान पर हमला कर दिया। उसका हथियार तलवार थी। दाई जीमान के शरीर के करीब आकर ही वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी, वरना इतनी दूर खड़े दाई जीमान को उसकी तलवार छू भी नहीं पाती। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।